हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो आज हमारा बिजनेस मैनेजमेंट का सेकंड लेक्चर और इस लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट को पूरा कवर किया था और आज का लेक्चर है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम हर एक एस्पेक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। जहां भी पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगे उसे नोट कर लेना और कहीं अच्छे जगह पे नोट करना, जिससे आप लास्ट टाइम में और लास्ट मोमेंट में बहुत ही इजिली रिवाइज कर पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देखो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रिंसिपल होता क्या है। प्रिंसिपल आप कह सकते हो ये बेसिक नॉर्म्स होते हैं जो कि हमें फॉलो करने पड़ते हैं, या कह सकते हैं प्रिंसिपल एक बेस होता है जिसपे हर एक चीज टिका हुआ होता है। आपको उस प्रिंसिपल पे चलना है, आपको उस रूल को फॉलो करना है, ये आप हमेशा सुनते रहते होगे। तो प्रिंसिपल क्या है? ये एक फंडामेंटल ट्रुथ है जिसे हमें फॉलो। अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल तो हमने जान लिया, लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है? तो देखो, मैं बता देता हूं। मैनेजमेंट का प्रिंसिपल नाम से ही समझो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक जनरल गाइडलाइंस है। क्या हमें याद रखना है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज जनरल गाइडलाइंस। इट इज जस्ट अ जनरल गाइडलाइंस। किसके लिए जनरल गाइडलाइंस है? मैनेजर के लिए, जो उस चीज को हैंडल कर रहा है, उसके लिए एक जनरल गाइडलाइंस की तरह काम करता है, जो कि मैनेजर को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। याद रखना कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक जनरल गाइडलाइंस है जो कि मैनेजर को डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड, ये बहुत ही ब्रॉड है, एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। मैनेजर का जितना भी डिसीजन मेकिंग होता है उसके लिए ये एज अ जनरल गाइडलाइंस की तरह काम करता है। नेचर क्या होता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, चार्ट के थ्रू समझते हैं, फिर इसको नीचे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। ये प्रिंसिपल्स जो भी तैयार किए गए हैं, जितने भी ये प्रिंसिपल्स हैं, ये सारे जगह पे एप्लीकेबल है। ये एक जनरल गाइडलाइंस है, जनरल रूल्स है। प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड है, मतलब इस पे प्रैक्टिस किया गया है, प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखा गया है। फ्लेक्सिबिलिटी इसमें आपको देखने को मिल जाएगी, और ये बिहेवियरल है। कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड है, और कॉन्टीजेंट है। क्या है इसे आगे जानते हैं डिटेल डिस्कशन में। ये चार्ट आप बस याद रखना। सबसे पहला है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो एप्लीकेबल है सारे टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस में, सारे टाइप के बिजनेसेस में, एज वेल एज नॉन बिजनेसमैन और स्मॉल एज वेल एज लार्ज एंटरप्राइज, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चाहे वो कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वहां पे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई होंगे ही। ये चीज आप याद रखना। फिर जनरल गाइडलाइंस की तरह ये काम करता है। ये एक मैनेजर को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि तुम इस डायरेक्शन में मूव करो। ये एक रूल की तरह काम करता है, एक गाइड की तरह काम करता है मैनेजर के लिए। ये एक्सपेरिमेंट और बहुत सारे प्रैक्टिसेस पे बेस्ड है, मतलब इसका प्रैक्टिस किया गया है, एक्सपेरिमेंट इस पे किया गया, तभी ये जाकर प्रिंसिपल्स बने हैं। ऐसे ही ये प्रिंसिपल्स नहीं बन गए। फ्लेक्सिबल्स होते हैं, मतलब जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो रिजिड नहीं है। आप ये कह सकते हो, रिजिड का मतलब क्या है? जिसे आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो हम कह सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। इसमें हम कुछ चीजों को मॉडिफाई कर सकते हैं। मेनली बिहेवियरल होता है, और ये कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड है। ठीक, तो ये चीज आप याद रखना। अब देखो, सिग्निफिकेंस दिए हुए हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। क्या ये इंपॉर्टेंट है? नहीं भाई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर सकते हो। लेकिन स्टडी मटेरियल मैंने जो दिया है उसमें हर एक चीज आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपका काम है कवर करना। आप लोगों के लिए ये होमवर्क है। आगे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? डायरेक्ट मैं शिफ्ट करने वाला हूं बेसिक कोर प्रिंसिपल्स पे। हमारा सबसे पहला प्रिंसिपल होने वाला है टेलर्स का प्रिंसिपल। नाम तो सुना ही होगा आपने, अपने क्लास 11th में, सॉरी क्लास 12th में ये पढ़ रखा होगा। टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट, सबसे पहले इसे कवर करने वाले हैं। मीनिंग जान लेते हैं। इट implies conducting of business activities according to the standardized tools, methods and trade personnels in order to increase output, improve its quality and reduce cost and waste through effective and optimum utilization of resources। टेलर का जो साइंटिफिक मैनेजमेंट था वो बेसिकली नए टूल्स, नए मेथड्स पे बेस्ड था, और ट्रेंड एम्प्लॉयज पे बेस्ड था। ठीक, ये चीज इसमें याद रखना। टेलर ने क्या एम्फेसाइज किया? उन्होंने कहा कि एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम अपने एफिशिएंसी को बहुत ही अच्छे तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं।
प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसमें बेसिकली हमको 4 प्रिंसिपल्स याद रखने होते हैं। आप कहोगे सर अभी तक आपने वो 14 प्रिंसिपल्स डिस्कस नहीं किया, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। पहले लेने का रीजन है इसका, ये बहुत ही शॉर्ट है तो मैं शॉर्ट को पहले कवर करवा दूंगा और जो डीपली वाले प्रिंसिपल्स हैं उसको मैं लास्ट में कवर करूंगा। सबसे फर्स्ट है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का पहला टेक्निक कह सकते हो। ये इसमें क्या बोला गया है, देयर शुड बी साइंटिफिक स्टडी। आपको साइंटिफिक स्टडी करना है और एनालिसिस करना है हर एक एलिमेंट का। किस चीज का? जॉब के एलिमेंट का। इन ऑर्डर टू रिप्लेस द ओल्ड रूल ऑफ थंब अप्रोच और हिट और मिस मेथड। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में क्या बोला गया, आपको साइंटिफिक मेथड्स का यूज करना है। नाम से ही समझो, साइंस का यूज करना है, ना कि रूल ऑफ थंब पे चलना है। रूल ऑफ थंब से मतलब है मेरा, जो चीज पहले से चला रहा है उस पे आपको बेस्ड नहीं रहना है, नई चीजों का यूज करो। आपको हिट और मिस मेथड का यूज नहीं करना है कि चलो होना रहेगा तो हो गया, नहीं होना रहेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसे बोलते हैं हिट और मिस मेथड। तो ये बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, आपको साइंटिफिक वेज को फॉलो करना है। वी शुड बी कॉन्स्टेंटली experimenting to develop new techniques which makes the work much simpler, easier and quicker। बोला गया है इसमें हमें रेगुलर बेसिस पे डेवलप करना है नए नए टेक्निक्स को, जिससे हम अपने काम को आसान बना सकते हैं, सिंपल बना सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में उसे अचीव कर सकते हैं। तो हमें क्या याद रखना है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में, कि हमें रूल ऑफ थंब को फॉलो नहीं करना है, जो पुराना चला आ रहा है उसे रिप्लेस करना है नए मेथड, नए टेक्निक्स, इन सब चीजों से। आगे बोला गया है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का क्या मतलब है, देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। अगर मैं हार्मनी का आपको सिंपल मतलब बताऊं तो क्या होता है, इसे हम जान लेते हैं पहले। लेकिन बस आप इतना याद रखो, हमारा ये दूसरा प्रिंसिपल है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। पहला कौन सा था? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। हार्मनी का मतलब होता है, आप कहो तो यूनिटी कह सकते हो, एकता। ठीक, यूनिटी। मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट वर्कर को मारने में लगे हुए हैं और वर्कर मैनेजमेंट को मारने में लगा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच में हार्मोनी होना जरूरी है। इससे क्या होगा, आप अपने वर्कर्स और अपने मैनेजमेंट के थ्रू अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को बहुत ही इजीली अचीव कर पाओगे। इसी को नाम भी दिया जाता है मेंटल रिवॉल्यूशन, जिसे हम आगे पढ़ेंगे आपके साथ। तो आपको ये याद रखना है। आगे बोला गया है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। हार्मनी नॉट डिस्कार्ड का एक्सटेंशन है, कह सकते हो ये एक्सटेंशन है हार्मनी नॉट डिस्कार्ड डिस्कॉर्ड का। क्या चीज? कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसमें बोला गया है जो भी आपके लेबर है, मैनेजमेंट है, उनके बीच में कॉपरेशन होना चाहिए। मैनेजमेंट वर्कर के बारे में अच्छा सोचे, वर्कर मैनेजमेंट के बारे में अच्छा सोचे। वो स्ट्राइक पे ना जाए, कौन? वर्कर्स स्ट्राइक पे ना जाए। फिर वही मैनेजमेंट जो है वर्कर्स को प्रॉपर वेजेस दे। ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बोला गया है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी। क्या है? डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। इसमें आपको ये याद रखना है कि जितने भी पर्सनल्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, उनको वर्क असाइन करेंगे उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। जिससे क्या होगा, वो अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। इट इम्प्लाइज टेकिंग एक्शंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ competencies to all personnel of an organization after their scientific selection and assigning work suited to their temperament and abilities। वही है जो मैंने बोला, उनके एबिलिटी के अनुसार उन्हें वर्क अपॉइंट करना, जिससे क्या होगा, वो प्रॉपरली कंप्लीट कर पाएंगे और खुद को कहीं ना कहीं वो डेवलप कर पाएंगे। तो ये 4 चीज हमें याद रखनी है। अब आ जाता है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वो कौन कौन से टेक्निक्स होती हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की, उसे हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे फर्स्ट है इसमें फंक्शनल फोरमैनशिप, दूसरा है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, तीसरा मेथड्स स्टडी, फोर्थ मोशन, 5 टाइम स्टडी, 6 फैटिग स्टडी और 7th है डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम। इन 7 टेक्निक्स को हमें डिस्कस करने हैं, जिसे मैं अब नीचे डिस्कस करने वाला हूं। सबसे फर्स्ट है यहाँ पे फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप ये एक टेक्निक है जिसमें बोला गया आप एक प्लानिंग डिपार्टमेंट रखो और एक एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट रखो। कोई भी फैक्ट्री हो, आप उसमें 2 डिपार्टमेंट सबसे पहले क्रिएट कर लो। ये एक फैक्ट्री है, इसमें आपको 2 डिपार्टमेंट बना लेने हैं। पहला एक प्लानिंग डिपार्टमेंट होगा,
दूसरा हमारा होगा एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट। और क्या बोला गया, ये दोनों डिपार्टमेंट में चार चार फंक्शनल एक्सपर्ट्स होंगे, चार चार, इधर भी चार और इधर भी चार, तो मतलब टोटल 8 फंक्शनल एक्सपर्ट्स होंगे। ये चीज याद रखना। सुपरविजन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल स्पेशलाइज्ड फंक्शन एंड ईच फंक्शन इज टू बी इंटरेस्टेड बाय अ फोरमैन। स्पेशलाइज मैंने आपको जो बोला यहाँ पे, ये चार चार फोरमैन दोनों में ही होंगे। टोटल देखा जाए तो टोटल 8 फोरमैन होंगे जो कि अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे। ये है फैक्ट्री, एक है प्लानिंग इंचार्ज, एक है प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग में क्या क्या रहेगा, इंस्ट्रक्शन और कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनरियन। वहीं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करूं तो इसके अंदर स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर आएगा। ये आपको चार चार फोरमैन रखने ही होंगे, तब आप अपने वर्क को अच्छी तरीके से कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अब आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर, इन चारों के बारे में डिटेल्स निकाल कर रखो, रिवीजन नोट्स में कहीं पे लिख लो, और इन चारों के बारे में भी, ये आपका होमवर्क है। आगे हम जाते हैं दूसरे प्रिंसिपल्स पे, दूसरे टेक्निक पे। ये टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। बोला गया है स्टैंडर्डाइजेशन रिफर्स टू डेवलपिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी टू मैक्सिमाइज आउटपुट। स्टैंडर्ड सेट कर दो, एक स्टैंडर्ड सेट कर दो जिसके थ्रू अपने एक्टिविटीज का एक स्टैंडर्ड सेट करो जिसके थ्रू आप अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज कर पाओ। वहीं सिंप्लीफिकेशन का क्या बोला गया है, मतलब सिंप्लीफिकेशन का, जितने भी अननेसेसरी वेराइटीज हैं सबको एलिमिनेट कर दो, खत्म कर दो। एक प्रॉपर सेट बनाओ जिससे आपके वर्कर्स को सुटेबल हो सब काम करने में। इट रिजल्ट्स इन, क्या होगा इससे, सेविंग ऑफ कॉस्ट, आपके कॉस्ट कम करेंगे, लेबर कॉस्ट जो भी लग रहे हैं, मशीन कॉस्ट जो भी लग रहे हैं, टूल कॉस्ट जो भी लग रहे हैं, ये सब कुछ कम हो जाएंगे। तो ये चीज याद रखना। अब आगे है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में क्या बोला गया है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू फाइंड आउट वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब। किसी काम को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है जिससे हम अपने एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज कर पाए, वही बोला गया है मेथड स्टडी में। मोशन स्टडी में क्या बोला गया है, याद रखना सबसे पहले मेथड स्टडी में क्या है कि रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैक्सिमाइज क्वालिटी एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर। यहाँ लिख देता हूँ छोटा सा, रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट, रिड्यूस कॉस्ट सीधा लिखता हूँ, और दूसरा मैक्सिमाइज क्वालिटी, साथ साथ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, याद रखना। मोशन स्टडी रिफर्स टू द स्टडी ऑफ प्रोडक्टिव मूवमेंट्स। प्रोडक्टिव मूवमेंट का क्या मतलब है, जो कि एक्चुअल में हुए हो। प्रोडक्टिव मूवमेंट से मेरा ये मतलब है कि आपने जो भी मूवमेंट किया है, एक जगह से दूसरे जगह पे गया, एक रूम से दूसरे रूम पे गए आप, तो वो किसी अच्छे काम के लिए, किसी प्रोडक्टिव काम के लिए आप किए हो। ऐसे नहीं कि एक रूम से दूसरे रूम चले गए, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट से चले गए अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, तो वो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट कहलाएगा। वही आप किसी फाइल को लेने के लिए दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहे हो, तो वो आपका प्रोडक्टिव मूवमेंट होता है। मोशन स्टडी में क्या बोला गया, जितने भी अननेसेसरी मूवमेंट्स इंप्लॉय कर रहे हैं, जो भी फालतू का इधर से उधर उधर से उधर मूव कर रहा है, सबको एलिमिनेट करो। फिर ये भी बोला गया मशीन से रिलेटेड जितने भी टूल्स होते हैं सबको एक साथ रख दो, और जिस डिपार्टमेंट में इंप्लॉयज काम कर रहे हैं, अगर यहाँ पे इंप्लॉयज काम कर रहे हैं तो उनके मशीन्स भी यही होने चाहिए। हर एक चीज यहाँ पे होना चाहिए जिससे उन्हें कोई फालतू का टाइम ना मिले, जिससे वो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट ना करे, वो बस प्रोडक्टिव मूवमेंट्स कर पाए। यही बोला गया है मोशन स्टडी में। अब आता है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या बताएगा, किसी भी काम को करने का स्टैंडर्ड टाइम क्या होना चाहिए, या जो भी आप काम कर रहे हो उसका स्टैंडर्ड टाइम इतना ही है, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लेना है। एक आपको सुटेबल टाइम फ्रेम दिया जाएगा, उसी टाइम फ्रेम में आपको आपका काम करना होगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी इज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड, फ्रेम सुटेबल इंसेंटिव स्कीम एंड डिटरमाइन लेबर कॉस्ट। टाइम स्टडी के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, वो कैसे कैसे काम कर रहे हैं, और उसी अकॉर्डिंग हम उनको वेजेस दे सकते हैं। फटीग स्टडी, फटीग का मतलब सबसे पहले समझो थकावट, थकावट कह सकते हो, काम करते करते एम्प्लॉयज थक जाते हैं। तो फटीग स्टडी में ये बोला गया कि हमें अपने वर्कर्स को कितने घंटे का या कितने मिनट का रेस्ट इंटरवल देना चाहिए, कितना उन्हें टाइम मिले जिसमें वो आराम कर ले। ठीक, फैटिक स्टडी सीक्स टू डिटरमाइन
टाइम एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम एंड फ्रीक्वेंसी, दो वर्ड पे फोकस करो, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूं यहाँ पे जिससे आपको आसानी हो। टाइम और फ्रीक्वेंसी। टाइम का मतलब है, मैं यहाँ लिखता हूं अब, टाइम का मतलब है कितने घंटों के लिए, 1 घंटे। फ्रीक्वेंसी, अब कितने बार मिलेगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, ऐसे करके इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फैटिग स्टडी में यही बोला गया है कि हमें अपने एम्प्लॉयज को, अपने वर्कर्स को कितने टाइम का रेस्ट इंटरवल देना है, कितने फ्रीक्वेंसी का रेस्ट इंटरवल देना है। ठीक, ये चीज याद रखना आप। अब आता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या है? देखो, बहुत ही सिंपल टेक्निक है ये डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसमें बोला गया कि हमें अपने वर्कर्स को, वेज समझो, वेज का क्या मतलब है, जो कहो तो सैलरी वगैरह, उन्हें पैसे जो दोगे आप, उससे रिलेटेड है। हमें अपने वर्कर को कैसे वेजेस देना है, हमें अपने वर्कर को उनके एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी के बेसिस पे पैसे देने हैं, उन्हें वेजेस देने हैं। आप कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो एक दिन के अंदर, उसके बेसिस पे हम आपको सैलरी और वेजेस देंगे। आप एफिशिएंट हो या इनएफिशिएंट हो, उसके बेसिस पे हम आपको वेजेस देंगे। द डिफरेंशिएट्स दिस डिफरेंशिएट एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स। मतलब जो भी एफिशिएंट वर्कर है उनको साइड करो, इनएफिशिएंट वर्कर को साइड कर दो और उन्हें वेजेस दो उनके प्रोडक्टिविटी पे। द स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे इज स्टेब्लिश। एक दिन का हम एक स्टैंडर्ड आउटपुट सेट कर देंगे। अब जो वर्कर्स उसे अचीव कर लेंगे उनको हम अच्छा खासा सैलरी दे देंगे, और जो नहीं अचीव कर पाएंगे उन्हें हम नहीं देंगे। तो ये चीज आप याद रखना। तो अभी तक हमने टेलर के प्रिंसिपल्स और टेक्निक देख लिए। टेक्निक में हमने टोटल 7 टेक्निक पढ़ा और प्रिंसिपल में हमने टोटल 4 प्रिंसिपल्स पढ़ा। याद है ना, ऊपर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था 4 प्रिंसिपल्स, और टेक्निक्स हमने कितना डिस्कस किया, टोटल 7 टेक्निक डिस्कस किया। याद रखना, एक एक टेक्निक इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं फ्योल के प्रिंसिपल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। पहले, सबसे पहले हम हेनरी फ्योल के बारे में कुछ जान ले, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट तो है नहीं। अगर चाहो तो आप हेनरी फ्योल के बारे में थोड़ा सा डिटेल निकाल लेना, हो सकता है कुछ पूछ लिया जाए आपसे। देखो, हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिया था जो कि टेक्निकल और मैनेजेरियल एक्टिविटीज पे एप्लीकेबल थे। इन 14 प्रिंसिपल को हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले आप ये चार्ट याद रखो, चार्ट को कैसे भी दिमाग में सेट कर लो। सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा डिसिप्लिन, फोर्थ यूनिटी ऑफ कमांड, फिफ्थ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सिक्स्थ ऑर्गेनाइजेशन नीड्स ओवर इंडिविजुअल नीड्स, seventh fair payment for efforts, eighth centralization, ninth chain of command, 10th a place for everything and everyone, 11th treat people equality, 12 limited turnovers of employee, और 13 है encourage initiative, और चौथा है प्रमोट हार्मोनी। देखो, नेम आपको अलग अलग दिख रहे होंगे, लेकिन मैं आगे डिस्कस करूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करें। सबसे फर्स्ट है हमारा यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क। इसमें क्या बोला गया जान लेते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क में हेनरी फ्योल ने बोला कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी काम हैं, जितने भी टास्क हैं, उन सारे काम को, अपने जॉब को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो। छोटे छोटे पार्ट में, अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड कर दो। फिर इन सारे टुकड़ों को, इन सारे जॉब को अपने हर एक एम्प्लॉय को असाइन कर दो उनके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर कोई मार्केटिंग का काम है, तो अगर कोई आदमी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में बेस्ट है तो उसे मार्केटिंग का काम दे दो। कोई सेल्स डिपार्टमेंट में बेस्ट है तो उसे सेल्स डिपार्टमेंट का काम दे दो। तो बस यही बोला गया कि हमें अपने जॉब को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है। तो आई होप आपको इतना क्लियर होगा। वर्क इज डिवाइडेड इन स्मॉल टास्क, जॉब एंड ए स्पेशलिस्ट ट्रेंड स्पेशलिस्ट जो कि कंपीटेंट हो, जिनके पास उतना बेसिक इंफॉर्मेशन हो उस काम को करने का, वो प्रॉपरली ट्रेंड हो उस चीज को लेकर, तभी आपको उसको असाइन करना है वो काम। इससे क्या होगा, आपका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा उस इंसान को, साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगा।
तो पहला हमने क्या देखा, डिवीजन ऑफ वर्क, जिसमें फ्योल ने बोला अपने काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। देखो अब हम डिस्कस कर लेते हैं दूसरा प्रिंसिपल, जो कि है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले जानो कि अथॉरिटी का मतलब होता क्या है। अथॉरिटी का सिंपल मतलब कहूं तो होता है पावर टू टेक डिसीजन। आपके पास उतना पावर है कि आप डिसीजन ले सकते हो, उसे हम नाम देते हैं अथॉरिटी। वहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है मींस ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइन्ड ऑन टाइम। अपने काम को, जो भी आपको काम असाइन किया गया है, उस काम को कंप्लीट करना है एक टाइम फ्रेम में, उसे हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हेनरी फ्योल का इसमें क्या कहना था कि आप अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही इक्वल दो, दोनों में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं करना है कि अपने एम्प्लॉय को ज्यादा अथॉरिटी दे देना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम कर दे देना है। और साथ ही साथ ये भी आपको देखना है कि आप अपने एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत आप ज्यादा दे दिए, लेकिन अपनी अथॉरिटी ही नहीं दिया, तो वो इंसान अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास वो अथॉरिटी ही नहीं है काम करने की। तो हेनरी फ्योल ने कहा कि अथॉरिटी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन दोनों के बीच में प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करके रखो, जिससे एक एम्प्लॉय अपने काम को बहुत ही इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर पाए। सिंपल वही बोला गया, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी मेक्स एन एग्जीक्यूटिव लेस इंटरेस्टेड। रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया आपने, अथॉरिटी दिया ही नहीं, तो वो इंसान उस काम को करना ही नहीं चाहेगा। सिमिलरली आपने अथॉरिटी दे दिया है बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए हुए, तो वो एरोगेंट हो सकता है और अपने अथॉरिटी का गलत यूज कर सकता है, मिस यूज कर सकता है। तो ये चीज आप याद रखना। अभी तक हमने दो प्रिंसिपल कर लिया, कौन कौन सा आप रिपीट कर लो एक बार मेरे साथ। पहला था डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे की तरफ मूव करते हैं, जो कि है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होता है, डिसिप्लिन क्या है, सिंपल जानो। ये एक आपका इसमें देखा जाता है कि आपका रूल ऑफ बिहेवियर कैसा है। इट इज द ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट विच आर नेसेसरी फॉर वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डिसिप्लिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग के लिए जरूरत है। डिसिप्लिन का सिंपल मतलब जानते ही होगे। डिसिप्लिन में आपको देखा जाएगा क्या आप सारे रूल्स को फॉलो कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर आप रूल्स नहीं फॉलो कर रहे हो तो आपके ऊपर पेनल्टीज लगा दी जाएगी। वही रूल्स की अगर बात आई, डिसिप्लिन की बात आई, तो ये डिसिप्लिन हर एक लेवल पे एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं होगा कि मिडिल लेवल को और लोअर लेवल को डिसिप्लिन फॉलो करने होंगे और टॉप लेवल को नहीं फॉलो करना है। जैसा कि मैंने आपको मैनेजमेंट के स्टार्टिंग में बता दिया है कि हमने नोट्स में, वीडियोस, लेक्चर्स में बहुत सारे एनिमेशंस और चार्ट्स वगैरह यूज कर रखे हैं, तो आपको समझने में आसानी होगी। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड में क्या बोला गया है हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग, देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस। हाईलाइट करो यहां से, बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में। देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस, ये चीज आपको याद रखना है। देयर शुड बी वन, बस एक और एक ही बॉस होगा अपने एम्प्लॉय के लिए, एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे हमारा ए एम्प्लॉय है, इसको 10 बॉस ऑर्डर देने के लिए ऊपर से रहेंगे, इसके ऊपर बस एक ही बॉस रहेगा, वही इसे ऑर्डर देगा। ऐसा नहीं है कि एक टीचर आके बोले ये तुम काम कर दो, दूसरे टीचर बोले ये आके काम कर दो। मैं आपको जस्ट एक स्कूल का एग्जांपल दे रहा हूँ। एक टीचर बोल रहे हैं तुम मेरा ये नोटबुक लो और स्टाफ रूम में पहुंचा दो, उधर प्रिंसिपल मैम ने बुला लिया, फिर उधर वाइस प्रिंसिपल ने बुला लिया, आपके ऊपर ये काम दे दिया, तो आप कहीं ना कहीं किन्हीं का काम नहीं कर पाओगे। फिर फाइनली आप इन सारे में से किसी का भी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाओगे। तो उसमें बस यही बोला गया है कि यूनिटी ऑफ कमांड में एक एम्प्लॉय के ऊपर बस एक ही बॉस होने चाहिए ऑर्डर देने के लिए। इट implies that every worker should receive orders from one superior only। एक ही सुपीरियर से उस इंसान को ऑर्डर मिलेगा, अदरवाइज क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, कंफ्लिक्ट होगा और डुप्लीकेशन होगा किसी भी काम को करने का। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है एक बॉस, रॉन्ग अप्रोच क्या होगा, एक बॉस इसे भी गाइड कर रहा है, इसे भी कर रहा है, इसे भी कर रहा है, साथ ही साथ एक बॉस इसे भी, ये गलत हो जाएगा। रेड सुपीरियर कलर है, जो रेड कलर देख रहे हो ये सुपीरियर है और ग्रीन वाले सबॉर्डिनेट है, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इमेज देख रहे हो ना, इमेज, ये सारे हमारे वर्कर्स हैं। ये वर्कर ए, वर्कर बी, सी,
डी, वैसे ही ई है, इधर इधर एफ है, जी है और एच है। ये हमारा हेड है, याद रखना, मतलब बॉस कह सकते हो। अब यहाँ पे क्या है कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं सारे एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक डायरेक्शन से क्या मेरा मतलब है, हमारा एक गोल है, हमें उसी गोल को अचीव करने के लिए सारे एम्प्लॉयज एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। Unity of direction. All the units of an organization should move towards the same objective. सब कोई एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आगे बढ़ेंगे थ्रू कोऑर्डिनेटेड एंड फोकस्ड एफर्ट। कोऑर्डिनेशन के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहेगा हर एक एम्प्लॉय के बीच में, और साथ ही साथ फोकस रहेंगे हर अपने काम को करने के लिए। ईच ग्रुप हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव, हर एक ग्रुप का सेम ऑब्जेक्टिव होगा, और वन हेड एंड वन प्लान। यहाँ पे हाईलाइट करो, मैंने आपको ऊपर यूनिटी ऑफ कमांड में हाईलाइट करवाया था, आप यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में यहाँ हाईलाइट करो। एमसीक्यूज यहीं से निकलेंगे, तो ये चीज आपको याद रखना होगा। आगे शिफ्ट करते हैं अपने दूसरे प्रिंसिपल पे। हमने अभी तक टोटल 5 प्रिंसिपल कर लिया है, तो आगे क्या है हमारा प्रिंसिपल, एक बार रिपीट कर लो सारा। सबसे फर्स्ट कौन सा था, डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा क्या था, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा, जल्दी से बताओ, तीसरा डिसिप्लिन था। चौथा कौन सा था, यूनिटी ऑफ कमांड। पांचवा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। पहला था डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा डिसिप्लिन, चौथा है यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड, पांचवा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो ये चीज आप याद रखना। तो अब इसे हम आगे की तरफ लेके जाते हैं, अपने आगे के प्रिंसिपल्स को हम कंटिन्यू करते हैं। देखो यहाँ पे आपके लिए मैंने एक डिफरेंस चार्ट बना कर रखा है, जिससे आपको समझने में कोई भी परेशानी ना हो। यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के बीच में मैंने डिफरेंस दे दिया है, जिससे कहीं से भी छोटा भी एमसीक्यू निकले तो आप कवर कर लो। तो चलिए हम आगे की तरफ शिफ्ट करते हैं अपने आने वाले प्रिंसिपल्स में। देखो नंबर ऑफ चेंज हो गए हैं यहाँ पे ये हमारा 6th प्रिंसिपल है, ये 7th प्रिंसिपल है। आप लोग सही कर लेना, मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे। अब आता है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। क्या है ये, देखो इसमें क्या बोला गया, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, हमारा जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, GOL, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, हम हमेशा अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को प्रायोरिटी देंगे। अगर हमारा भी कोई गोल है, अपना हमारा खुद का कोई पर्सनल गोल है, तो उसे हम कम प्रायोरिटी देंगे एज कंपेयर टू ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो बस यही इसमें बोला गया है, द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। किसी भी इंडिविजुअल एम्प्लॉय का अगर कोई उसका पर्सनल इंटरेस्ट है, तो आपको उसे प्रायोरिटी नहीं देना है, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को आपको ज्यादा प्रायोरिटी देना है। सिंपल भाषा में कहो तो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है उसको हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। आगे आता है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। इसमें हेनरी फ्योल ने बोला कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको आप फेयर रेम्यूनरेशन दो, उनके साथ धोखेबाजी मत करो। काम करवा लो, रेम्यूनरेशन ना दो, वेजेस ना दो, सैलरी ना दो, तो ये गलत होगा कहीं ना कहीं। आपको अगर अच्छे से काम देना है, अच्छे से काम करवाना है, अपने एम्प्लॉयज के साथ रिलेशन मेंटेन करके रखना है, तो आपको उन्हें प्रॉपर रेम्यूनरेशन देना होगा। तो ये चीज आप याद रखना। आगे के प्रिंसिपल्स है उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये 7th प्रिंसिपल था हमारा, और हमारा 8th प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। वैसे हम इसे ऑर्गेनाइजिंग में अभी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन अभी ही मैं इसे डिस्कस कर लेता हूँ, थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन। देखो, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जो अथॉरिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन में, अथॉरिटी का मतलब है पावर, वो किसी एक इंसान के हाथ में होना, वही होता है सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, ये जो अथॉरिटी है, ये जो पावर है, हर एक लेवल पे हर एक इंसान के पास हो, इसी को बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। बस सेंट्रलाइजेशन मींस कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी विद सम, वेयर एज सम का मतलब है कुछ ही लोग आएंगे, एक दो, वेयर एज इट्स डिस्पर्सल, इसका बांटना मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, अमंग मोर देन वन पर्सन, एक पर्सन से ज्यादा के पास अगर आप दे रहे हो तो उसे आप नाम दोगे डिसेंट्रलाइजेशन। दोनों में बैलेंस होना चाहिए, ये किनका कहना था, हेनरी फ्योल का। उन्होंने बोला सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में बैलेंस मेंटेन करके रखो, तभी आप अपने काम को अचीव कर पाओगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल, 9th प्रिंसिपल आया स्केलर चेन।
स्केलर चेन में क्या बोला गया, स्केलर चेन का ये डायग्राम देखो, याद रखो, ये है गैंग प्लैंक, इसको भी डिस्कस कर लेता हूँ। स्केलर चेन में बोला गया द फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी, ये एक फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी है एंड कम्युनिकेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट रैंक। यहाँ पे टॉप पे एक ए भाई साहब है, यहाँ पे एक चेन बना हुआ, इधर बी, इधर सी, इधर डी, ठीक, इधर है ई, एफ और जी। ये है क्या, स्केलर चेन। इसमें बोला गया कि जितने भी सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट हैं उनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगा उनके रैंक के अकॉर्डिंग, उनके अथॉरिटी के अकॉर्डिंग, उसे हम नाम देंगे स्केलर चेन। स्केलर चेन आपको रूल्स को फॉलो करना है, ए बी सी डी ई एफ जी। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे सी और एफ, इस लाइन को हम नाम देते हैं गैंग प्लैंक। अगर कोई इमीडिएट वहां पे कोई काम आ जाता है तो यहाँ पे जी डी से कांटेक्ट कर सकता है, डी जी से कांटेक्ट कर सकता है, सी एफ से कर सकता है, एफ सी से कांटेक्ट कर सकता है किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। तो इसी को बोलते हैं स्केलर चेन, आप ये याद रखना। स्केलर चेन क्या है, ये जस्ट एक लाइन ऑफ अथॉरिटी है, ये याद रखना। आगे का प्रिंसिपल आया 10th प्रिंसिपल हमारा, ये नंबर में यहाँ पे चेंजेस कर लेना आप लोग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड में 10th प्रिंसिपल 11th प्रिंसिपल। 10th प्रिंसिपल है ऑर्डर। हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग क्या बोला गया, हर एक चीज का ऑर्डर होगा। अपने ऑर्गेनाइजेशन में हर एक चीज सीक्वेंस में रखा हुआ होगा, चाहे टूल्स हो, मशीनरीज हो, इक्विपमेंट्स हो, बुक्स हो, सब कुछ एक सीक्वेंस में होगा जिससे एम्प्लॉयज को कोई भी दिक्कत ना हो उसे ढूंढने में। हर एक चीज का एक प्रॉपर प्लेस होगा। अगर मान लो कोई भी टूल्स की जरूरत है तो वो टूल्स डिपार्टमेंट में हर एक टूल आपको सीक्वेंस में मिल जाएगा। तो बस उनका यही कहना था, हर एक चीज को हमें ऑर्डर में रखना है। इक्विटी, इक्विटी में क्या बोला गया है, हर एक एम्प्लॉय को हमें इक्वल ट्रीट करना है, किसी के साथ हमें पार्शियलिटी नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है हम किसी को ज्यादा सैलरी देंगे किसी को कम देंगे सैलरी, किसी के साथ अच्छा ट्रीटमेंट करेंगे किसी के साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तो हर एक एम्प्लॉय के साथ हमें फेयर बिहेवियर रखना है। अब आता है हमारा 12th प्रिंसिपल, 13th प्रिंसिपल और 14th प्रिंसिपल। तीन बेसिक प्रिंसिपल ये बाकी है। बोला गया है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल का मतलब है नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन, यहां लिखता हूं मैं, नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन। दूसरा, नो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर, नो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर। इसमें क्या बोला गया, आप अपने एम्प्लॉय को टर्मिनेट करने की धमकी नहीं दोगे कि मैं तुम्हें टर्मिनेट कर दूंगा, जॉब से निकाल दूंगा, या सच में ही टर्मिनेट मत कर देना। साथ ही साथ आप ये नहीं करोगे कभी इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट में उसे ट्रांसफर कर रहे हो, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में उसे ट्रांसफर कर रहे हो। इससे क्या होगा, वो एम्प्लॉय, वो पर्सोनल स्टेबल नहीं हो पाएगा एक प्लेस पर और अपने काम को इफेक्टिवली वो नहीं कर पाएगा। तो हेनरी फ्योल ने बस यही कहा, आपको अपने पर्सोनल को स्टेबल रखना है, स्टेबिलिटी उसे प्रोवाइड करना है। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव में क्या बोला गया है कि मान लो अगर आपके एम्प्लॉयज आपको कुछ सजेशन देते हैं तो आप उनके सजेशन को वेलकम करो, उन्हें एक्सेप्ट करो, उनके बारे में सोचो, और उनका सजेशन अच्छा होता है तो उन्हें रिवॉर्ड भी दो। इनिशिएटिव में बस इतना ही बोला गया है। और आखिरी आता है हमारा स्पिरिट डी कॉप। स्पिरिट डी कॉप में क्या बोला है, स्पिरिट, टीम स्पिरिट। हर एक एम्प्लॉय को टीम की तरह काम करना है, चाहे टॉप लेवल हो, लोअर लेवल हो, मिडिल लेवल क्यों ना हो, हर एक लेवल में एक टीम स्पिरिट होना चाहिए जो कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में मदद करे। साथ ही साथ हर एक एम्प्लॉय में हार्मनी होनी चाहिए। तो ये चीज आप याद रखना। टोटल 14 प्रिंसिपल्स थे हेनरी फ्योल के। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस करा था टेलर भाई साहब के, उनके टोटल 4 प्रिंसिपल्स थे और 7 टेक्निक थे, ठीक। और हेनरी फ्योल के टोटल 14 प्रिंसिपल्स थे। अब आपके लिए मैंने एक डिफरेंस चार्ट तैयार किया है नीचे में, आप इस डिफरेंस चार्ट को एक बार पढ़ लेना, एक बार पढ़ लेना, उसके बाद आपका सारा क्लियर हो जाएगा। नोट्स आपको मैंने दे दिया है, फिर से एक बार प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पूरा रिवाइज कर लेना। मैं कोशिश कर रहा हूं आपके हर एक यूनिट को एक लेक्चर में खत्म कर देने का। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय। No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down, look around till I'm found, hear the sound, listen